दोस्तों पिछले 15 सालों से मैं एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहा हूं और हज़ारों लोग मेरे पास आते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। उनके दिमाग में और चेहरे पे सिर्फ एक ही सवाल होता है कि सर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। बिजनेस के अंदर हमें करना है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म से करें, कंपनी से करें या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के करें। अगर हमें बैंक अकाउंट खोलना है तो कौन सा बैंक सबसे अच्छा रहेगा, सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा या करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर हम स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं तो स्टार्टअप में रजिस्टर कैसे होंगे, और अगर स्टार्टअप में रजिस्टर भी हो गए तो हमें सर फंड कहाँ से मिलेगा। ऐसी किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे जाके हमें आगे जाके इनकम टैक्स में या आरओसी में या बैंक में लोन लेते वक्त दिक्कत ना आए। और सर साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो इस समय अच्छे चल रहे हैं, जिनकी सेल भी अच्छी हो रही है और वो बहुत ग्रो भी कर रहे हैं। उनके चेहरे पे दोस्तों एक ही सवाल होता है कि हमारी अभी शुरुआत है, काश हमें कोई हाथ पकड़ के थोड़ा सा चलना सिखा दे। अगर हम थोड़े से बिजनेस में चल दिए तो आगे तो हम खुद ही दौड़ लेंगे। ये सवाल भी दोस्तों मेरे से पूछते हैं कई लोग कि सर जीएसटी नंबर लेना क्या बिजनेस के लिए जरूरी है। अगर जीएसटी नंबर लें तो क्या अभी से लेना पड़ेगा, और जीएसटी नंबर ले भी लिया तो क्या मुझे अभी से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अकाउंटेंट करना पड़ेगा, क्या जीएसटी रिटर्न मैं खुद भर सकता हूं। दोस्तों इस तरह के ना जाने कितने सवाल एक बिजनेसमैन जब एक बिजनेस शुरू करता है या कोई बिजनेस शुरू कर भी चुका है तो उसके दिमाग में दौड़ रहे होते हैं। मैंने दोस्तों बिजनेस के लिए एक सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं जितने भी बिजनेस के पहलू हैं करीबन 250 से 400 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। उसे ये लगना चाहिए कि भैया डेटर क्या होते हैं, हाँ मुझे पता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, टर्नओवर क्या होती है, स्टॉक क्या होता है। ऐसी कौन कौन बातों का ध्यान रखना है मुझे आज से कि मेरा बिजनेस ना सिर्फ दुकान में बल्कि कागजों में भी दिखाई दे, यानी कि ऑन रिकॉर्ड भी बिजनेस की एक वैल्यू बननी चाहिए। मुझे अपनी नेटवर्क कैसे बनानी है, ऐसे कौन कौन से काम है जिनसे मुझे बचना है जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट ना करें। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, मैं आपको जो भी बात यहाँ बताऊंगा वो प्योरली प्रैक्टिकल होगी, क्लाइंटों से जुड़ी हुई होगी और आज के समय की होगी। हम आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाले। जिस तरह हमारे क्लाइंट अपनी सेल को बढ़ाते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है डिजिटल जो वो यूज करते हैं, ऐसे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो वो एम्प्लॉय चुनने में करते हैं, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को भी कम करने में सफल रहते हैं। तो दोस्तों मैं बिजनेस के ऊपर सीरीज बनाने वाला हूं और 1 साल तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ वीडियो तक नहीं, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, मुझे मेल भी लिख सकते हैं, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है वो आप मुझको डायरेक्ट फोन करके पूछ भी सकते हैं। आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में पूछनी है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं बिजनेस की, तो उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या है। जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो कहता है कि मेरी एक फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मुझे उससे बिजनेस करना है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना कितना जरूरी है, उसके फायदे क्या हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म के नुकसान क्या है, और प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते वक्त या नाम चुनते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसको किस तरह की एडवाइस देते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में मेरी ईमेल आईडी हर बार की तरह और मेरा फ़ोन नंबर जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए मैंने बताया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब व्यक्ति आता है तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भैया स्टार्ट करें कैसे। तो दोस्तों बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं, यानी कि पहला आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के कर सकते हैं, दूसरा आप पार्टनरशिप फर्म बना के कर सकते हैं, तीसरा आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाकर कर सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी बनाकर भी बिजनेस कर सकते हैं, या अगर आप कोई हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं या स्कूल खोलना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं मैं एक बिजनेस नहीं एक एनजीओ करना चाह रहा हूं तो उसके लिए एक ट्रस्ट बना के कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे कम टाइम में करने वाला जो फॉर्मेट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने ऊपर ही बात करी कि भैया पार्टनरशिप फर्म बना के करना है या प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के करना है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे एक पैन नंबर की ज़रूरत होती है जिसके बेस पे पूरा का पूरा जीएसटी नंबर है, आपका बैंक अकाउंट है वो खुलेगा। तो मैं आपको हर एक फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा कि हर एक फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है और क्या उसका फ़ायदे नुकसान है। तो आज सोल प्रोप्राइटरशिप जब मैं खोलने जा रहा हूँ तो दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना है,
सिर्फ बैंक में जाके अपने नाम से एक करंट अकाउंट खुलवाना है। यानी कि देखिए कितना आसान है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, किसी भी एमसीडी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना, कहीं कुछ नहीं करना, बैंक में जाके अपने नाम से एक करंट अकाउंट खोलाना है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे आपका नाम मान लीजिए रुचि भारद्वाज है और आप कोई बिजनेस करना चाहती हैं, तो आपको अपने नाम से ही करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। आप चाहें कि मेरा रुचि एंटरप्राइजेज के नाम से अकाउंट खुल जाए तो वो नहीं खुलेगा। हाँ, आप चाहते हैं कि भैया मैं अपने बिजनेस का एक नाम रखना चाहती हूँ, एक अच्छा सा नाम हो जिससे आगे आगे फ़ायदा मिले, तो आपको उसके लिए जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर म्यूनिसिपल रजिस्ट्रेशन, जो भी स्टेट है वहाँ पे कुछ एमसीडी के रजिस्ट्रेशन होते हैं आपकी स्टेट में, वो कराने पड़ेंगे। यानी कि देखिए, अगर आपने जैसे ही जीएसटी नंबर लिया तो आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई। जब भी आप किसी के पास जाते हैं या मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो कहता है कि सर हमें एक फ़र्म भी रजिस्टर करनी है और साथ में जीएसटी नंबर भी लेना है, तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों एक हैं, अलग नहीं है। फ़र्म रजिस्टर करनी है और जीएसटी नंबर लेना है। जैसे ही आपने जीएसटी नंबर लिया, आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट हो गई। दोनों में फ़र्क क्या है, जब करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वो हमारे पर्सनल नाम से खुलता है, और जब जीएसटी नंबर लेते हैं तो आप कोई और नंबर चाहते हैं तो उसके बेस पे ही आपको नंबर मिलता है। देखिए, जो पैन नंबर यूज़ होता है वो इंडिविजुअल्स का होता है। यानी कि मान लीजिए आपका नाम मोनिका शर्मा है, तो आप मोनिका शर्मा का ही यहाँ पे पैन नंबर लगेगा, और आप चाहें तो मोनिका शर्मा के नाम से करंट अकाउंट खुलवा लें। आप चाहते भैया मैं चाहता हूँ कि मोनिका शर्मा एंड कंपनी नाम से अकाउंट खुल जाए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इस नाम से खोल दीजिए, तो क्या होगा दोस्तों, इसके लिए तो मुझे जीएसटी नंबर ही अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी बैंक इस नाम से आपका करंट अकाउंट नहीं खोलेगा जब तक आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। मान लीजिए आप कहते हैं मेरा नाम रुचि भारद्वाज है, तो देखिए रुचि चाहती है कि उसका जो फर्म का नाम हो वो रुचि एंटरप्राइजेज से हो। अगर रुचि भारद्वाज के नाम से बिजनेस करना चाहती हैं तो आप अपना सिर्फ एक सिंपल सा करंट अकाउंट खुलवाइए और बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं एक डिफरेंस नाम हो, तो आपको इसके नाम से ही जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी छोटी सी बारीक चीज़ है। जब आप जीएसटी नंबर अप्लाई करें तो आप चाहें अपने पर्सनल नाम से कर लें या फिर फर्म के नाम से कर लें, दोनों ऑप्शन है। आप उसमें भी अपने पर्सनल नाम से भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम एडवाइस करते हैं कि जब भी आप नाम को अप्लाई करें तो एक ऐसा नाम रखें जो कॉमन हो, बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे ये नाम है रुचि एंटरप्राइजेज, इसके अंदर आप सारे काम कर सकते हैं, ये नहीं पता चल रहा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। कई लोग क्या नाम रखते हैं, रुचि ट्रेडर्स। तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि भैया कॉमन नाम रखो जिसमें सब चीज़ें आ जाएँ। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है नाम अप्लाई करते वक्त। देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि जब नाम अप्लाई कर रहे हो तो नाम हमें ऐसा अप्लाई करना चाहिए कि आगे जाके मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं या कंपनी बनाना चाहते हैं, कुछ भी, तो वो आपको उसी नाम को कन्वर्ट कर सकें। तो एक छोटी सी बारीकी है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि भाई जो आप नाम रख रहे हो वो यही रखना है या कुछ ऐसा स्पेशल नाम रखना है आपने सोचा हुआ है, ताकि आगे जाके आपको वो कंपनी बनाने में हेल्प करे। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा दूसरा क्या होता है, जो हम प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे पास रहता है। यानी कि जो अकेला आदमी, यानी कि ये जो लेडीज़ है मोनिका शर्मा, पूरा कंट्रोल इसके पास है। यानी कि एम्प्लॉय भी हायर करेगी, कंपनी के रूल भी ये बनाएगी, जो इक्विपमेंट लेने हैं या कुछ सप्लाई करनी है, परचेज करना है, सेल करना है, सारा का सारा इनके अपने हाथ में होता है। अगला फ़ायदा क्या दोस्तों, अगर मैंने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई है तो देखिए मुझे जो 80C में 1.5 लाख की सेविंग होती है या 80D जितने भी इनकम टैक्स के बेनिफिट है ना, वो प्रोप्राइटरशिप को मिलते हैं। यानी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी आती है वो पर्सनल पैन नंबर से भरी आती है। तो 5 लाख तक का टैक्स स्लैब में भी माफ़ी मिलती है हमें, अगर मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहा हूँ। यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और आप जो हैं वो दोनों एक ही होते हैं, बस क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पर्सनल नाम से ना होके हमने उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलना शुरू कर दिया है। और हाँ, नाम में ही फ़र्क हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने का ये है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपका खुद का होता है। पार्टनरशिप फर्म में दोस्तों पार्टनर होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो 2-3 लोग ही बांटते हैं। कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे होता है। कॉर्पोरेट से मतलब मेरा होता है कंपनी से, कंपनी को कॉर्पोरेशन कहते हैं, कॉर्पोरेट्स भी कहते हैं। कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो आपको अपने शेयर होल्डर को बांटना पड़ता है, आप उसमें से 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि आप उसके मालिक नहीं होते। अगला फ़ायदा, पूरे साल में कोई भी एनुअल फीस नहीं होती और कोई भी गवर्नमेंट के चार्जेस नहीं होते। यानी कि आप कोई अगर LLP बनाते हैं या एक कंपनी बनाते हैं
तो दोस्तों उसकी एनुअल फाइलिंग होती है, उसके गवर्नमेंट चार्जेस भी होते हैं, उसकी फ़ीस भी जाती है। प्रोप्राइटरशिप में पूरे साल में कोई भी खर्चा इस तरह का नहीं होता है, और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी बहुत ही कम खर्चा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंप्लाइंस नहीं होती, ना कोई बोर्ड मीटिंग दिखानी होती है, ना कोई आरओसी की फाइलिंग होती है। हाँ, जो जीएसटी रिटर्न होती है मंथली वो आपको भरनी होती है, साल के आखिरी में इनकम टैक्स की रिटर्न। यानी कि पूरे साल में सिर्फ 2 काम होते हैं जो आपको सीए से करवाने हैं, एक जीएसटी रिटर्न, दूसरा इनकम टैक्स की रिटर्न। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलने का, वो ये होता है कि शुरुआत में हम क्या करते हैं, अकाउंट से पैसा निकालते हैं, डालते हैं, ज़रूरत पड़ी पैसा निकाल लिया, ज़रूरत पड़ी पैसा डाल दिया। ये काम सिर्फ आप पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म में, आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में, तो ये काम सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म में हो सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा प्रोप्राइटरशिप फर्म का यही है कि जितना मर्जी पैसा निकालो, जितना मर्जी पैसा उसमें डालो, लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला, आप किसी रिलेटिव से लोन लेना चाहते हैं या जान पहचान वाले से लोन लेना चाहते हैं तो किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, आप उनसे जितना मर्जी अपनी फर्म में लोन ले सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी के अंदर या एलएलपी के अंदर इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है कि आप किसी तरह का लोन ले सकें। अगर कोई व्यक्ति लोन देना भी चाह रहा है तो आप कंपनी के अंदर, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आप लोन नहीं ले सकते, कानून के अंदर सीधा सीधा मना है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म में इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको फ़ायदे तो बता दिए बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है प्रोप्राइटरशिप बनाने का, उसमें होता क्या है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब बेनिफिट सारे मैं ले रहा हूँ, टैक्स के बेनिफिट भी मैं ले रहा हूँ, बिजनेस के भी बेनिफिट मैं ले रहा हूँ, तो ज़रूर कोई ना कोई मेरी जिम्मेदारी भी होगी। दोस्तों जितनी भी जिम्मेदारी होती हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वो सब आपके पर्सनल होते हैं। यहाँ तक कि आपकी जो पर्सनल असेट्स है, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपने कोई लोन लिया हुआ है, चाहे प्राइवेट लिया हो चाहे बैंक से लिया हो, आप उसमें कोई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्ट। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस में लॉस हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर कोई विलफुल डिफ़ॉल्ट कर दिया आपने, तो आपकी जो पर्सनल असेट्स है, यानी कि आपका जो पर्सनल घर है, पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं, सेविंग्स हैं, जो आपकी पर्सनल ज्वेलरीज है, वो सब भी पे करी जा सकती हैं, बेची जा सकती हैं आपके बिजनेस के लोन को सेटल करने के लिए। मान लीजिए आपने किसी से 10 लाख का माल उधार लिया था और आप उसके पे नहीं कर पाए, तो वो आप पे केस कर सकता है और आपकी पर्सनल असेट्स को भी बेचा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन ये बिजनेस है दोस्तों, इसमें इस तरह का काम होता ही है। जितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, नुकसान थोड़ा सा कम है। देखिए ये पॉइंट ऐसा है कि जब नुकसान होता है तो आपके पर्सनल असेट्स तो दांव पे लगी होती है, लेकिन जब मैं 10 तरह के बेनिफिट ले रहा हूँ तो एक का नुकसान तो दोस्तों उसके साथ जुड़ा ही होगा ज़रूर। अगला नुकसान दोस्तों इसके अंदर क्या है, जब हम कोई पैसा लेना चाहते हैं, शेयर कैपिटल, मान लीजिए मेरा एक बहुत अच्छा काम है और मुझे कोई पैसा देने को भी तैयार है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा सिर्फ एलएलपी में या कंपनी में ही लगाते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं भैया मुझे शेयर मिले इसका, तभी मैं लगाऊंगा। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, आप इकलौते मालिक होते हो, आपके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं होती, शेयर इशू करने के लिए कुछ नहीं होता, और आप अपना शेयर बेच भी नहीं सकते। या तो अपना बिजनेस बंद करोगे या बिजनेस ट्रांसफ़र करोगे, तो आपको इन्वेस्टर से किसी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी। अगला नुकसान दोस्तों क्या है, कुछ जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं या पीएसयू हैं या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो टेंडर निकालती हैं, वो स्पेशली कहती हैं कि भैया इस टेंडर को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही अप्लाई करे, या लिमिटेड कंपनी या बड़ी बड़ी जो एलएलपी हैं या कंसोर्टियम है वही अप्लाई करें। प्रोप्राइटरशिप के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देती, क्योंकि वही मानते हैं कि भैया प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है वो एक स्मॉल स्केल सेक्टर है, छोटे जो व्यापारी होते हैं वो शुरू करते हैं, वो इस टेंडर को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ही दिक्कत आती हो सकता है आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बड़ी भी हो लेकिन टेंडर में उसका नाम ना आया हो, तो ये तीसरा इसका डीमेरिट हो गया, या नुकसान कह लीजिए, या ये कह लीजिए इसका बिजनेस का एक पार्ट है। देखिए मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, मेरी एक फर्म स्टार्ट हो गई, अब मैं फर्म बंद करना चाहता हूँ, तो फर्म बंद कैसे होती है, देखिए जो उसका ऑनर होता है या तो रिटायर्ड हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो वो फर्म बंद हो जाती है। या आप चाहें अपना जीएसटी नंबर जो आपने शुरुआत में लिया था एक फर्म के नाम के साथ, वो उसको सरेंडर कर देंगे तो आपका जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो बंद हो जाएगी, या अपना क्लोजिंग अकाउंट जो है करंट अकाउंट है उसको क्लोज कर दें तो भी आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म बंद हो जाएगी। तो देखिए खोलना कितना आसान था, उससे ज़्यादा आसान इसको बंद करना था। अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर दीजिए और जो आपका बिजनेस का करंट अकाउंट है उसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ दोस्तों एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको एडवाइस करूँगा, देखिए अब यहाँ मेरी ज़रूरत आ रही है कि भाई मैं वीडियो बना तो रहा हूँ,
लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको क्या एडवाइस करूँगा, कभी भी अपना प्रोप्राइटरशिप फर्म का काम सेविंग अकाउंट में ना करें। उसके लिए चाहे आप अपने पर्सनल नाम से करंट अकाउंट खुलवा लें, लेकिन करंट अकाउंट से ही बिजनेस को करें। किसी भी सूरत में किसी भी तरह से अपने आप को सेविंग अकाउंट के थ्रू काम ना करें। सेविंग अकाउंट में अपनी ट्रांजेक्शन करें, करंट अकाउंट से पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने खर्चों के लिए, लेकिन कभी भी सेविंग अकाउंट से काम स्टार्ट ना करें। दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। अब क्वेश्चन आता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको क्या एडवाइस करूँ कि किस तरह के बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप में करना चाहिए। देखिए, आप लोग जनरल लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि ये सब क्या होता है। मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन अब आपको जरूरत पड़ रही है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो आपका हाथ पकड़ के थोड़ा सा आपको चलना सिखा दे। थोड़ा सा आपने चलना सीख लिया, बाकी तो आप बिजनेस खुद ही कर लोगे। यहाँ मैं आपको बताता हूँ अब कि प्रोप्राइटरशिप में कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं। देखिए, आपको लगता है कि मेरा जो बिजनेस है उसका ऑपरेशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपने एक जूते की शोरूम खोला, जूते की दुकान खोली, या एक कंस्ट्रक्शन का काम करा, या एक कोचिंग सेंटर खोला, तो देखिए उसमें बहुत कम पैसा लगना है। मेरा इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है, मुझे ही पढ़ाना है या मुझे जूते बेचने हैं। टैक्स रेट बहुत कम लगना है, यानी कि 5 लाख का मुझे बेनिफिट भी लेना है। अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कस्टमर आएंगे उनको मैं डील करूँगा। तो इस तरह के बिजनेस को आप प्रोप्राइटरशिप से खोल सकते हैं। ऑपरेशन रिस्क बहुत कम है, यानी कि जूते वाला आ रहा है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, हाँ करेगा ना करेगा। और मैं चाहता हूँ पूरे साल में कंप्लायंस भी कम रहे, यानी कि मैंने बताया था ना, कंपनी में तो बहुत सारी कंप्लायंस होती हैं, एलएलपी में भी कंप्लायंस होती हैं, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में मंथली एक जीएसटी रिटर्न जाएगी आपकी। साल के आखिरी में एक ऑडिट होगा अगर टर्नओवर ज़्यादा है, या सीए आपकी आईटीआर भरेगा। तो बहुत ही कम कंप्लायंस में चाहता हूँ, बार बार नहीं चाहता तरह की कंप्लायंस, और ज़्यादा लिटिगेशन नहीं चाहता मैं। तो उसके लिए बिजनेस बहुत करना आसान है, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म ही खोलें। देखिए, रिटेल ट्रेडिंग का काम है। आप कोई कपड़े की शॉप खोलना चाह रहे हैं तो आपके लिए हेल्प है। आप कोई कैटरिंग का काम करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकते हैं। आपका कोई कोचिंग सेंटर है तो भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से ही काम करें। आप कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं, यानी कि एसी का हो गया या फ्रिज का हो गया, एएमसी का काम हो गया, कार का हो गया, छोटी सी वर्कशॉप हो गई, तो उसके अंदर दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म से ही काम करना ही ईजी रहता है। देखा दोस्तों, छोटा सा काम था एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना, और उसमें कितनी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। नाम का सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट का सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना इजी है प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के काम करना। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ में आपको ये भी पसंद भी आया होगा कि भैया क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में फोन करके आपका कोई पर्सनल यूनिक क्वेरी है वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, उसे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई प्रोप्राइटरशिप फर्म से काम करना कितना आसान है। बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे सरल तरीका ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और साथ में उसे मेरी सर्विस डायरेक्ट फोन के थ्रू भी और कमेंट बॉक्स के थ्रू भी जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।